जिस शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं, इस शहर को महाभारत के कर्ण के नाम पर बसाया गया। जिस शहर में हम मौजूद हैं, इस शहर को कल्पना चावला का शहर कहा जाता है। जिस शहर में हम मौजूद हैं, इस शहर को अब सीएम सिटी भी कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के लोकसभा क्षेत्र करनाल की। और आज करनाल से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कि 2019 के इस चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दावा किया जा रहा है जीत दर्ज करने का। किसके दावों में कितनी ताकत है, कितना दम है। सभी उम्मीदवार जनता के बीच जाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। कुछ बाकी रह गए हैं जिनका नाम ऐलान होना है, वो भी जनता के बीच जाएंगे और ये जनता को यकीन दिलाएंगे कि वो जनता के हर सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहेंगे। अब ये 23 मई को पता चल जाएगा कि करनाल की जनता ने, करनाल लोकसभा की जनता ने किसके वादों पर, किसकी बातों पर यकीन किया है। तकरीबन 18.5 लाख वोटर्स वाला ये लोकसभा क्षेत्र इस बार किसको चुनने वाला है, आज इस पर बात होगी। किन मुद्दों के साथ करनाल के लोग अपने सांसद का चुनाव करेंगे और किसकी सरकार बनवाएंगे, इस पर बात होगी। करनाल के लोग हमारे साथ हैं, एक खास पैनल हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का जोरदार तालियों के साथ। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनके उम्मीदवारों को लेकर बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से वीरेंद्र सिंह चौहान साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से पंकज पुनिया साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमनदीप चावला जी हमारे साथ हैं, जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनूप संधू जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। और इनेलो के जो नेता हैं वो भी थोड़ी देर में आने वाले हैं प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं चौहान साहब आपके साथ। सरकार में है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार। इस डबल इंजन की सरकार ने, और जो यहां से पहले सांसद थे अश्विनी चोपड़ा, फिलहाल वो यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजों का हवाला दिया। सेहत की बात थी और कुछ और बात है, वो बेहतर जाने। लेकिन अब बीजेपी ने संजय भाटिया को चुनाव के मैदान में उतारा है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में आएंगे आपके प्रत्याशी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? करनाल में कितना विकास होना चाहिए था, कितना हुआ? आपने पीछे लिखा है बैकड्रॉप में, कौन जीतेगा जंगे हिंद। तो जंगे हिंद करनाल में वो जीतेंगे जो हिंद से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जो राष्ट्रवाद के नाम पर, जो राष्ट्रवाद का झंडा लेकर के, देश प्रेम और देश के प्रति मोहब्बत की पताका लेकर चुनाव के मैदान में ऑलरेडी उतर चुके हैं। और वो उन लोगों को परास्त करेंगे जिनके घोषणा पत्र वो पाकिस्तान की बोली में हिजबुल मुजाहिदीन और जैशे मोहम्मद की भाषा में लिखे गए हैं, जो देश की सेना के खिलाफ, देश की सेना को कश्मीर से हटाने की बात करते हैं, जो 370 लगी रहनी चाहिए इसके लिए जान देने की बात करते हैं। हिंद जीतेगा और ये सारे नकारात्मक तत्व हारेंगे। हम नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो श्रेष्ठ काम किए, नवीन भारत निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़े हैं, उन सवालों के साथ, उन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे विरोधियों की हालत मैं आपको बता देता हूं, अभी वो ये तय नहीं कर पा रहे कि हम जाएं तो कैसे जाएं, कौन सा चेहरा लेकर जाएं। इतनी घबराहट है साहब कि जिनका जन्म एक दूसरे के विरोध में हुआ, जिनका जन्म एक दूसरे को गाली देकर के हुआ, वो एक दूसरे से लिपटने चिपटने के लिए बिल्कुल लमलेट हो रखे, दंडवत हुए पड़े, बेकरार हैं। गठबंधनों के लिए लोग, डर लग रहा है बीजेपी सरकार से। बीजेपी के प्रवक्ता का यह कहना है कि सब घबराए हुए हैं और अगर मोदी जीतेंगे तो हिंद जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, और अगर कांग्रेस जीती तो क्या पाकिस्तान जीतेगा? देखिए, जिनकी भाषा पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान जीतेगा कांग्रेस जीते? मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, जो उसकी भाषा में क्या जीतेंगे, अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, लाहौर में मनाई जाएंगी। बड़े ही मजे की बात है कुरैशी जी, जो लोग आजादी की लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई आंदोलनकारी थे उनका विरोध करते थे, वो लोग तो आज देशभक्त हैं। और अगर ये बात जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान में मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कि गलती से वो बोल देते ना कि कांग्रेस बननी चाहिए, तो ये पूरी कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी घोषित कर देते और ये लोग देशभक्त हैं। अब दूसरी मजे की बात देखिए,
पूरी कहीं भी बात में विकास का कोई एजेंडा नहीं है। विकास पे कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बाटा बाटी की बात पे चुनाव लड़ेंगे। घबराए ये लोग हुए साहब, अगर घबराए नहीं हुए तो आप कहो ना कि 15 लाख हमने क्यों नहीं दिए, 2 करोड़ रोजगार की बात करो ना, आप गंगा सफाई की आप बात करो, आप सभी तमाम मुद्दे, आपने स्वामीनाथन आयोग की बात की थी। आज किसान, आज हर रोज 17 किसान जो मर रहे हैं, आपने उन किसानों को मारने का काम किया। युवा आपको सड़क पे खड़े होकर गालियां निकाल रहा है। आप वही लोग हैं ना जो बोलते थे कि हम पाकिस्तान के 10 सर लेके आएंगे वहां पे। अरे भाई, ये स्ट्राइक तो कांग्रेस ने भी की, लेकिन सेना का मजाक जो आप लोगों ने बनाया है, मोदी की सेना बना करके छोड़ दिया, वो पूरे राष्ट्र की सेना है। मैं आता हूं, मैं उनके और एक प्रतिक्रिया। देखिए, सेना पर सबका क्या, मैं आऊंगा एक वाक्य में मैं कहूं, चलिए। अंतर थोड़ा सा है। जब नरेंद्र मोदी 10 सिर लाने के अपनी घोषणा के अनुरूप बालाकोट में अपनी सेनाओं को पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भेज रहे थे, और जब दुश्मन का शिविर ध्वस्त हो रहा था, पाकिस्तान के लोग तो मांग रहे थे कि ताबूत भेजो आतंकियों को लपेटने के लिए। ये देश विरोधी लोग सबूत मांग रहे थे फौज से। ये किस तरह के लोग हैं, इनका चरित्र देखिए। मुझे और भी मेहमान है, उनसे मैं एक सेकंड, ये इतने इनके कान में इतना मैल जम गया है, कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी सेना से सबूत नहीं माना। ये अपना कान का मैल सब, अगर भारतीय जनता पार्टी से सबूत मांग। ठीक है सर, मैं आता हूं। अमनदीप जी और हमारे साथ ओम प्रकाश सलूजा भी जुड़ चुके हैं। इनेलो से बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अमनदीप जी, चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए इस बार लोकसभा का? जब भी हम बात करते हैं क्षेत्रीय मुद्दों की, तो उससे उठकर सबसे पहले राष्ट्र की बात आ जाती है। तो बहुत जरूरी है कि नंबर 1 पर हमें इस चुनाव में राष्ट्र को रखना चाहिए, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या उसमें खो गया चुनाव? देखिए, सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, उससे बड़ा कुछ नहीं। लेकिन जो देश का भविष्य है, युवा जो आज जिसे वादा किया गया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का, वो तो आज सड़कों पर धक्के खा रहा है। जो प्राइवेट कंपनियां थी हमारी, उन्हें बंद कर दिया गया। सरकारी नौकरियां जो आनी थी उन्हें खत्म कर दिया गया। जो काम रोजगार कर रहे थे जो युवा, उन्हें भी बेरोजगार कर दिया गया। ये कौन सा राष्ट्र है? ये राष्ट्र का सर्टिफिकेट हमें कौन देंगे? ये जो राष्ट्र की भाषा ही नहीं जानते, जो इनके खिलाफ बोले उन्हें ये कांग्रेसी या देशद्रोही बताते हैं, ये राष्ट्र का सर्टिफिकेट देंगे क्या? जो आज हमारी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का मुद्दा उठाते हैं, आज सड़कों पर हमारी बेटी चलने से भी डरती है। वो मुख्यमंत्री जो खुद कहता है कि पहले लड़कियां लड़कों के साथ घूमती हैं और फिर करनाल के सांसद ने करनाल के लिए क्या किया? सीएम सिटी है, यहाँ तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं हुआ काम, सब कुछ हो गए होंगे। इतना बुरा हाल है सीएम सिटी का, आप चारों तरफ से किसी साइड से भी आ जाइए, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर टपके हो। ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान का बॉर्डर नजर आता है? और करनाल के लोग क्या चाहते हैं, करनाल की जनता क्या चाहती है, करनाल के क्या मुद्दे हैं सलूजा साहब? ऐसा है, किसी भी पार्टी का राज हो, जो प्रदेश या देश की जनता है। सर एक मिनट, उनको भी सुन लीजिए आप थोड़ा जी। ये 5 साल बोल के थके नहीं है, इनकी आदत इन्होंने नेताओं से ले लिया, ग्रहण कर लिया। भी बोलते रहो, किसी की सुनो मत। कौन से नेताओं से? ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इन्होंने वहां से ले लिया है। भी बोलना है, सुनना नहीं है किसी को। मैं कह रहा हूं, कोई भी सरकार बने, किसी भी पार्टी की बने, सबसे पहले उसका काम होता है लोगों की भलाई, लोगों की दुख तकलीफ के लिए काम करना। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट है देश में या प्रदेश में, हमें आप करनाल का वाक्य बताता हूँ। कुछ दिन पहले आईटीआई के एक स्टूडेंट थे, छोटी सी डिमांड के ऊपर उन्होंने शांतिपूर्ण धरना कर रखा था। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार है, वहां बेटियों को, बच्चों को बर्बरता से पीटा गया। इन्होंने पहले संवैधानिक संस्थाओं को तो देश से खत्म कर दिया, अब ये लोकतंत्र को समाप्त करने पे तुले हुए हैं। ये चाहते हैं लाठी और डंडे से सरकार बनाए, लोगों के मत से नहीं। जैसे बोलते हैं ऊंची ऊंची बात करके डरा के। देश की जनता, प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं। इस देश की जनता ने अंग्रेजों को खदेड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को भी यहां से खदेड़ के भेजेंगे। बीजेपी का यह कहना है कि डर की वजह से गठबंधन कर रहे लोग, विचारों को, विचारधाराओं को बुलाकर बीजेपी का खौफ है, मोदी का खौफ है, कोई भी मिल जा रहा है। मैं चौहान साहब को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। महाराष्ट्र का सीन आपने देखा होगा। उद्धव ठाकरे जी हर रोज मोदी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन वहां पर मोदी ने झुकना पड़ा
कितनी सीट जीते थी, उसके दबाव में आकर शिवसेना के साथ वहां पर गठबंधन में दोबारा जाने के लिए मजबूर हुए। वो डर था और ये डर इनके दिल में ऐसा बैठ गया क्योंकि आने वाला 23 मई का दिन है जो इतिहास लिखेगा और ये जो बेकार सरकार है इसको जमीन पे लाके देश की जनता खड़ी करेगी। मुद्दों की बात करती है, क्या शिक्षा मुद्दा नहीं है, चिकित्सा मुद्दा नहीं है, किसान मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या काम किया है? एक भी काम। अपना 2014 का घोषणा पत्र पढ़ के सुना दे, सारा देश वोट देगा। ताकत है तो दे, पढ़ के दिखा हमें। तो मुद्दे बहुत सारे थे, मैं आऊंगा। लोग क्या चाहते हैं, करनाल के लोग क्या चाहते हैं? मैं इनसे भाई साहब से ये पूछना चाहूंगा, जब उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है, जब वो अपने हित की बात आती है, फिर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं दिल्ली में। चलिए सवाल जी। सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस का समर्थन होने के बावजूद भी ये बात कह रही हूँ, कांग्रेस ने 60 साल कोई काम नहीं किया। भाजपा को मौका मिला, भाजपा ने क्या किया वो बता दे। भाजपा ने क्या किया? हाँ, भाजपा को 10 साल तो दो कम से कम, मोदी जी को 10 साल तो देने चाहिए। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर इन सब की विचारधारा अलग थी तो पार्टी अलग अलग बनाई, आज अलग थी तो एक ही हो गए, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे इकट्ठे हो गए। सर भाजपा के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, कांग्रेस के कैंडिडेट लेने पड़े रोहतक में खड़ा करने के लिए। मुफ्ती महबूबा के साथ गठबंधन करते हैं, आईटीआई के स्टूडेंट को ये पत्थर बरसाते हैं और इनके पार्टियां कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है। जब सैद्धांतिक रूप से ये सारी पार्टियां अलग अलग हैं तो ये सारे अलग अलग क्यों आए? एक ही प्रवक्ता में देते सारा गठबंधन का। भाई मुझे ये बताओ कि राफेल का ठेका नीलम अंबानी को क्यों मिला, HAL को क्यों नहीं मिला? और 11,000 टैक्स क्यों बचाया गया? चोर नहीं है तो कौन है? भाई साहब, मैं चौहान साहब से एक चीज पूछना चाहूंगा कि पुलवामा के कांड के ऊपर आप क्या बोलेंगे? ये 250 किलो RDX कैसे आ गया देश के अंदर? ये बीजेपी पार्टी ये बताए कि पिछले 5 सालों के अंदर जो आपका मैनिफेस्टो था उसमें से 5 काम जो भी आपने मेन काम किए हो वो 5 गिनवा दीजिए, आपको वोट देंगे। चलिए जी, शुरुआत यहाँ से करते हैं। बात सबकी करेंगे, भारत की भी, पाकिस्तान की भी, पुलवामा की भी। 5 काम मैनिफेस्टो या 10 काम जो उसमें गिनवाए थे, उसके आधार पर लोग वोट देने को तैयार हैं। ठीक है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 7 दशक की आजादी के बाद भी देश में हजारों गांव ऐसे हैं जिन्होंने बिजली का लट्टू तो दूर खंबा नहीं देखा। हम उन गांव में, इनको रोक दीजिए, हमने देश का एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा जहां बिजली ना पहुंची हो। हरियाणा में एक भी गांव ऐसा नहीं था नासिर भाई जहां 24 घंटे बिजली आती हो। आज हरियाणा में 3000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है। 12 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को मुद्रा योजना के तहत रोजगार के लिए लोन दिया गया। 8 करोड़ देश की गरीब महिलाएं जिनके घर में आजादी के 7 दशक बाद भी चूल्हा झोंका जाता था, उन 8 करोड़ घरों में मुफ्त गैस का चूल्हा हमने दिया। साहब गांव की तरक्की का रास्ता हमने खोला। वोट दोगे कि नहीं दोगे? बोलो, वोट दोगे कि नहीं दोगे? कितने काम गिना दिए? सुन लेते हैं, कितने काम गिना दिए बीजेपी वालों ने? ये बिजली की बात करते हैं, इनके अपने गांव में बिजली कितनी आती है ये बता के जाएं। इनके अपना गांव है ये। आपके गांव में आती है बिजली? मैं बताता हूं, हरियाणा के जिस गांव ने, अरे सुनो भाई, सुन तो लो, हिम्मत है ना सुनने की। अरे सुनो भैया, सुन लो। हरियाणा का हर वो गांव जिसने मारा गांव जगमग गांव योजना स्वीकार की, वहां पर 24 घंटे बिजली आ रही है। मेरे गांव में उस पर काम चल रहा है। 24 घंटे बिजली आती है हरियाणा में 24 घंटे बिजली आती है। चलिए जी, मैं आ रहा हूँ। इनके पास इस बात का कोई कतई जवाब नहीं है। देखिए कुरैशी जी, ये लोग बिल्कुल मुद्दे की बात नहीं करेंगे। करनाल के अंदर कुत्तों की नसबंदी के नाम पर ये लोग वो पैसे खाने वाले लोग हैं जो, और ये लोग वो लोग हैं
जो बंदरों का कॉन्ट्रैक्ट इधर से पकड़ कर उधर छोड़ते हैं कि ताकि ये लोग सारा घुमाते हैं। अब इन्होंने ई टॉयलेट की बात की, सारे इनके यहाँ पे बंद पड़े हैं ई टॉयलेट। इन्होंने उस पर कितना गड़बड़, इन्होंने साइकिल जो था साइकिल यहाँ पे लगाने की बात की, लेकिन वो आज बंद पड़े हैं। लाखों रुपए जो पब्लिक का था वो आज मिट्टी के भाव चला गया। लेकिन ये विकास की बात नहीं करेंगे। इनसे पूछ ले इनके गांव में बिजली कितनी आती है, जवाब नहीं है। पूरे हरियाणा पे जाएंगे, अरे भाई आपके पास नहीं है इन बातों के जवाब। विकास के नाम पे आऊंगा सर, आऊंगा। और भी मैं आता हूं। पहली बात ये कहते हैं कि हर वो गांव जिसने खंबा नहीं देखा था, लट्टू आ गया। हरियाणा में एक गांव तो बता दो जिसमें बिजली नहीं थी, एक गांव सिंगल वन। दूसरी बात, आज शहरों में बिजली नहीं है। किसने दी थी हरियाणा में बिजली? हरियाणा में बिजली दी थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, जब इनेलो सरकार थी। हर गांव हर शहर को एक जोड़ने का काम किया था। हाँ, कंडेला तो आप याद रखना, कंडेला से ही उन्होंने हमें जिता के भेजा। उस कंडेला ने ही आज हमें जिताने का काम किया था। दूसरी बात, ये बात करते हैं विकास की, इन्होंने ही कि 100 स्मार्ट सिटी देंगे। कोई 4 बता दें, 100 तो बड़ी दूर की बात। 4 पूछूंगा, याद रखिएगा। मैं चौहान साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। बात करते हैं आप बता दो, पूछो मत, पूछने के लिए जनता है। जनता आपसे भी कुछ सवाल कर रहे थे कि आपने विचारों को तिलांजलि देकर गठबंधन पर जा रहे हो भाई साहब। सर, गठबंधन आज परसों पंकजा मुंडे जी ने बयान दिया था, यदि बीजेपी की सरकार बन गई तो संविधान बदल देंगे। क्या ऐसे आदमी को हम बनने देंगे जो संविधान बदलने जा रहा है? हम उसको तख्ता-ताज बदलने देंगे। और ये कश्मीर की बात करता है, करनाल को इन्होंने कश्मीर बनाने में का पूरा काम किया था, ITI पे हमला करके। ये करनाल को भी कश्मीर बनाने में तुमने क्या ऐसे आदमी को हम यहाँ पर जिता के भेजेंगे? बिजली की बात कर रहे हैं, 12 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन देकर रोजगार दिया बीजेपी ने। उज्ज्वला योजना के तहत लोगों के घरों में चूल्हा जलाया बीजेपी ने। क्या कहेंगे इस पर सलूजा जी? बीजेपी ने 8 करोड़। बीजेपी ने कहीं कोई काम नहीं किया। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग बात करते हैं राष्ट्रवाद की। इनकी जो मात्र शाखा है संघ, उसके कार्यालय पर भारत का झंडा नहीं था कुछ समय पहले तक। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जहां तक विकास की बात है तो केवल कागजों में होगा जी। एक भी काम, 2 काम इन्होंने किए। मुख्यमंत्री जी यहाँ के हैं, 2 काम अनाउंस किए, वेस्टर्न बाईपास का और यूनिवर्सिटी का। आज आप यहां से उठ के चले जाइए, आधा बना है, आधे की तरफ काम ही शुरू नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी की शायद 4 दीवारी भी 5 सालों में ये पूरी नहीं कर पाए। कहीं कोई विकास नहीं, केवल लूट का। यहां से 100 मीटर की दूरी पर करनाल नगर निगम, जो कि विकास के काम में होती है, उसकी बिल्डिंग बनी है जिसके सारे सैंपल फेल हैं और सारी पेमेंट मुख्यमंत्री जी ने एडवांस कर दिया है। जी, एक मिनट, मैं आता हूं सर पब्लिक के पास। हाँ सर, विकास की बात, ये विकास की कटिंग, ये देखिए इसमें लिखा है विकास में पिछड़ा सीएम सिटी। 3 बड़े प्रोजेक्ट, पार्किंग, मुगल कैनाल, मार्केट और पिकनिक स्पॉट पर नहीं हुआ काम शुरू। एक बात, कितने सारे ऐसे हैं बदमाशों ने सब्जी बेचने वाले से पीटकर रुपए 2000 छीने। आगे सुनिए, सैक ऑर्फनेज काउंसलर चाइल्ड शहर ने झेला 3.25 घंटे तनाव। पुलिस की देरी से पहुंचने से बिगड़ी स्थिति। अभिभावकों ने घेरा थाना। ये देखिए, जो बीजेपी 52 साल तक नागपुर में अपना झंडा तक तिरंगा नहीं लहराया, वो राष्ट्रवाद की बात करती है। और जो PDP से समझौता करके राष्ट्रवाद की बात करती है, ये राष्ट्रवाद। आप कुछ कह रहे थे, क्या हो रहा है देश में, किस पे मुद्दों, किन मुद्दों पर चुनाव? मैं पहली बात तो ये है कि जो भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव लोग आए हुए हैं, अपने हार्ट ऑफ सोल से बातें करें। ऐसा नहीं कि पार्टी की सिर्फ अगेंस्ट ही बोलना है। कुछ अच्छा है तो अच्छा कहो, कुछ बुरा है तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो सुधार होगा, उसमें सुधार हुआ 5 साल हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, सुधार होगा। मेरा सवाल चौहान साहब से है कि रात को भी पाकिस्तान बिरयानी क्यों खाने जाते हैं और इनके सामने हमारे देश का फौजी तेज बहादुर सिंह क्यों खड़ा हुआ मोदी के सामने, क्यों? सवाल का जवाब। ये बिजली की बात कर रहे थे। 1970 में हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी थी 1970 में। आज ये 2017-19 की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने 1970 में बिजली पहुंचा दी थी हरियाणा में। पहला था कांग्रेस ने पहुंचाई, चौटाला साहब ने पहुंचाई, जो भी था जिसने पहुंचाई, बीजेपी ने नहीं पहुंचाई। मेरा सवाल चौहान साहब से कि लाठी चार्ज के ऑर्डर ITI में किसने दिए?
बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, नियत थे छात्र छात्राओं और इस करनाल के अंदर शिक्षकों को पीटा गया, आपने कोई कार्रवाई की या आपने पिटवाए वो शिक्षक? मेरा सभी बीजेपी नेताओं से अनुरोध है, जितने सभी से जी जितने एमपी एमएलए हैं, ये चौकीदार की बात करते हैं, अगर ये अपनी सैलरी 5,000 रुपए चौकीदार की तर्ज पे कर दे, हमारा वोट बीजेपी को। चलिए जी, हाँ भाई साहब, हाँ। हम बात करते हैं लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, और करनाल के अंदर रुकनपुर एक गांव है, उसमें सरकारी स्कूल बंद करके बैंकेट हॉल खोला जाता है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये कहते हैं भी हम रोजगार देंगे, रोजगार की जगह इन्होंने सारे महकमे में अप्रेंटिस लगा दिए, 6,000 में काम करा रहे हैं, रेगुलर क्यों नहीं देते ये बेरोजगार? क्योंकि ये सरकार पैसे नहीं खाती। कुछ लोग जेल में पड़े हैं पैसे खा के नौकरी देने के चक्कर में, लूट की बात करते हैं। अरे बहादुरगढ़ से पार्ले जी चली गई और सोनीपत से एटलस चली गई, बात लूट की करते हैं। पहली बार ऐसा है कि 9 वैकेंसियां बिना जो पहले पेपर दे के पास लगती थी ना, वो इन्होंने डायरेक्ट ऐसे लगा दी। ये कहते हैं जॉन साहब, एक सवाल, बच्चियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, छात्र छात्राओं के ऊपर डंडे बरसाए गए थे, लोग कह रहे थे कि करनाल को कश्मीर बना रहे हैं, मैं पहले हुआ क्या था सर? मुझे पहले एक बात का उत्तर, बिजली के प्रश्न पर कुछ लोग गुमराह हैं या गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1970 में बिजली हरियाणा के हर गांव में आ गई थी। मैंने कब कहा कि नहीं आई थी? हरियाणा के एक भी गांव में हमारी सरकार आने के समय नासिर भाई 24 घंटे बिजली नहीं थी। हम 3,000 गांव में दे रहे हैं बिजली। बच्चियों मुझे उत्तर देने दिए, सवाल पूछे गए, उत्तर देना जरूरी है। देश में 18,500 गांव हमारे सरकार बनने के समय ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, हमने पहुंचाई, हमने करके दिखाया। अब करनाल की बात करें, जवाब सुन लीजिए, करनाल में छात्र छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज पर। आईटीआई का एक छात्र, उसकी दुखद हादसे में मृत्यु हो गई। अगले दिन छात्र प्रदर्शन करने लगे और उस प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। जो भी घटना हुई जिसमें उस घटना में किसी भी एक नागरिक पर या छात्रा पर लाठी पड़ने की नौबत आना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये स्वीकार करता हूं। लेकिन समझिए कि इनमें से कुछ लोग वहां बैठकर उन छात्राओं की भावनाओं का राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे थे, हिंसा पर उतारू कर रहे थे। राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हो आप लोग छात्र छात्राओं की भावनाओं का। राजनीतिक कभी हमने छात्रों के बीच में नहीं की। इनसो जब से बनाई तब से इनसो ने सिर्फ और सिर्फ छात्र हित की बात की, इवन तक कि इनकी सरकार इनसो के आगे झुकने को मजबूर थी जो इन्होंने इलेक्शन शुरू करवाए। अगर वो गलत था तो ये छात्रों के आगे सरकार झुकी क्यों? क्या छात्रों के नाम पर राजनीति की जा रही है, भावनाओं को भड़काया जा रहा है? छात्र देश का भविष्य है और उन पर लाठी बरसाई जाती है, और नौकरी बीजेपी की चाल है। ये उनको चौकीदार बनाना चाहते हैं कि छात्र पढ़कर वो इंजीनियर ना बन जाए, उनको पीटकर आईटीआई से बाहर खदेड़ा जाए और उनको चौकीदार बनाया जाए। ये चौकीदार बनाने पर तुले हैं और इनको चौकीदार, असली चौकीदार बनाएंगी आपकी बार जनता। एक बात कहना चाहूंगा, इन्होंने भी कहा छात्र की मौत हुई, बहुत दुखद है। मुख्यमंत्री वोट मांगने के लिए तो दर दर जा रहे हैं, जिन छात्रों को चोट लगी है, जिसकी मृत्यु हुई, उसके घर आज तक नहीं गए। ये इनकी संवेदनशीलता है। ये बिल्कुल ये तानाशाह हो चुके हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रदेश और देश की जनता इस दफा इनको बख्शेगी नहीं। जी पुनिया, इसमें जो सबसे बड़ी अहम बात थी, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन आईटीआई में AK-47 से बच्चों पे गोलियां चली हैं और 150 राउंड इसका इनके पास। और दूसरी बात, इनके पास बिल्कुल जवाब नहीं है, कतई जवाब नहीं है कि वो किसके। और एक बात, जो इन्होंने 3 पुलिस वाले सस्पेंड किए, जिनकी वीडियो है उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि वो इनके अपने लोग हैं। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री बात करते थे, रो रो के स्टेज से चिल्लाते थे, मित्रों 100 दिन दे दो, 100 दिन दे दो, 5 साल चले गए, अभी बता रहे हैं 2022 तक सब कुछ करेंगे। अरे भाई आपने 100 दिन, वो बोलते हैं मैं थैला उठा के चला जाऊंगा, मैं तो साधु। अरे आप देश चला रहे हो, मजाक बना रखा है। नरेंद्र मोदी ने देश को बदला है। सर AK-47 का आरोप लगा। मैं एक बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने देश का राजकाज का तरीका बदला है, पारदर्शिता लेकर आए हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, और
और उसी से बौखलाए हुए लोग एकजुट हो रखे हैं। करनाल में गोली चलानी क्यों पड़ गई? मैंने पहले कहा कि देखिए एक दुर्घटना हो गई, उस दुखद दुर्घटना पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए थी भाई लोग। सीएम साहब गए, एक घटना हुई, हमने उस घटना की न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। हमने ये कहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अरे झूठे लोग, झूठ। देखिए जांच हो रही है, जो दोषी पाया जाएगा, जो दोषी होगा उसको दंडित करेंगे। हमने तो ये बार बार कहा जाता है कि जो दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। मुद्दे बहुत सारे हैं। करनाल पे जो छात्र छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था वो बहुत ज्यादा गर्मा रहा है। इसके अलावा करनाल के और मुद्दे हैं, उन पर बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। माहौल गर्म है और गर्म माहौल में इस वक्त देश के अंदर ऐसा लगता है कि और कोई बात नहीं है। देश के अंदर सारे मुद्दे खत्म हो गए, सारी बातें खत्म हो गई। बस कोई चौकीदार को चोर कहता है तो कोई कहता है कि चौकीदार बहुत ईमानदार है। इसके अलावा दुनिया के अंदर, भारत के अंदर कुछ नहीं है। जी पहले तो मेरा निवेदन सभी पार्टियों के नेताओं से इस तरह से ना करें, और जो उपस्थित है वो भी करनाल की ये संस्कृति नहीं रही है। दो महत्वपूर्ण सवाल मैं करना चाहता हूं। हरियाणा हिंदी भाषी प्रदेश है, हरियाणा में 10,000 स्कूल हैं और हिंदी के पद केवल 1500 हैं। सारी पार्टियों से सवाल है, मेरा एक से नहीं है। और हिंदी देश की राजभाषा है और राष्ट्रभाषा बनने जा रही है, तो सारी पार्टियों का इस पे क्या स्टैंड है? एक बात। नंबर 2, जो रोजगार का सवाल है, मैं कर्मचारी हूं, पिछले 3 साल से तो एचआरए नहीं मिला, लेकिन मैं केवल एक पार्टी को नहीं कहना चाह रहा, मैं सारी पार्टियों से सवाल, चाहे एक मिनट, चाहे वामपंथी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, उत्तरपंथी हो, पूर्वपंथी हो, सबसे सवाल है भाई सार्वजनिक विभागों को चाहे किसी की सरकार आए वो बंद करने पे क्यों लग गए हैं? सबसे सवाल का जवाब लेता हूं, आप कुछ कह रहे थे। ऐसा है जी, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, बीजेपी सांप्रदायिक है, ये बार बार साबित हो चुका है। इनको जो आप डिबेट चलाते हो, एक बात समझाई हुई है बीजेपी वालों को, अगर कोई भी बात क्वेश्चन आंसर उलझ जाए तो पाकिस्तान बोल दो, पाकिस्तान सिर्फ। और इसके अलावा जो जितना भी सबको बराबर का अधिकार है, दलित को, बैकवर्ड को, अल्पसंख्यक को, वो इस देश के नागरिक नहीं, क्या उन पर राशन कार्ड नहीं, क्या आधार कार्ड नहीं है? एक ही बात आंख दे रहो। वो जो लड़का ITI का मरा है, गांव रिंडल का, और बहुत गरीब परिवार का है, आज तक सरकार का कोई भी आदमी उन्हें पूछने तक नहीं गया। कहाँ गया मुख्यमंत्री, कहाँ गई इनकी सरकार पूछने के लिए? कोई आज तक उसकी कोई सहायता नहीं दी किसी ने। चलिए मैं सारे सवाल लेकर आ रहा हूँ, और भी लोग कुछ कह रहे थे। जी भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि CM सिटी में एक जज के घर में पिछले 6 महीने में 2 बार चोरी हो गई, वो चौकीदार कहाँ है? वो चौकीदार नहीं मिल रहा। एक सवाल और मेरा है, मेरे को बीजेपी के प्रवक्ता ये बता दें कि इनके जो सबसे बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका नींव का पत्थर उन्हें रखे और रिबन भी उन्हें काट दिया हो? एक प्रोजेक्ट बता दो। ठीक है, और हाँ जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा को 3 बार चलाया गया है, तब खट्टर सरकार क्या कर रही थी, और अब हम क्या उम्मीद करें कि बीजेपी हरियाणा को खुशहाल रहने देगी? आयुष्मान योजना के नाम पे ढिंडोरा पीटा गया, उपलब्धि बताई गई। इतने जितने लोग यहाँ खड़े हैं, बताओ जी किसका आयुष्मान कार्ड बना और किसको लाभ मिला है? बताओ। और जिसे भी बोल रहे हो प्लीज देखिए, जो बोल चुके हो वो रहने दीजिए, जो नहीं बोले हो। भाई साहब क्या चाहते हैं करनाल के लोग? करनाल के लोग और हिंदुस्तान के लोग एक ही बात चाहते हैं कि बेहतर भारत का निर्माण हो, और बेहतर भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान करें। जी आप कुछ कह रहे थे ताऊ जी? मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, ये लाठा बार बार बजाया क्या है? ये राणा साहब ने पूछ तो लो, ITI में लाठे मारे बच्चियां कर, और है ये जवाब दो, ये जवाब लो इनसे। निष्का ना कोई यहाँ कोई पूछने वाला है ना कुछ कहने वाला है, यूं जवाब लेके बताओ मेरे तक। हाँ बोलिए आप। सवाल तो बहुत सारे पूछे जा रहे, लेकिन जवाब देने का कोई मौका नहीं दे रहे। आगे कूद कर खड़े हो जाए सारे के सारे, बोलने तो दे उन्हें। धर्मवीर पाड़ा जी हमारे साथ में, स्वागत है आपका। इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं जी। अब देखिए, अब सर हमारे खिलाफ जो प्रश्न उत्तर, भाई साहब जो बीजेपी के फेवर में कौन कौन है बताओ जी? बीजेपी के फेवर वाले बताओ, कैसे काम हुए, कितना विकास हुआ करनाल में? ये अपने मैन्युफैक्चर में ये रहती है कि हम देशद्रोह कानून हटाएंगे। कश्मीर में जो पत्थर बरसते हैं फिर तो उनको सजा। आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि मैं फेवर, बीजेपी के फेवर में और कौन बोलेगा? भाई साहब बोलिए।
1947 से लेके हमारे करनाल के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद 4 यूनिवर्सिटी बनाई है पिछले 5 साल में सरकार ने। आप ये बता दो, सुनो, मैं ना 5 साल पार्षद रहा हूँ। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मकान मिलने थे, झूठा नारा दिया है, सुनो मेरी बात, और आज तक एक भी मकान नहीं मिला। एक भी मकान किसी को मिला हो तो खड़ा होकर कोई भी बीजेपी का। ठीक है सर, अब आप जवाब दे दीजिए। बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे देने हैं। एक तो इस सवाल पर मुतमईन कर दीजिए अपनी करनाल के लोगों को, जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उसके लोग अभी संतुष्ट नहीं हो पा रहे। मैंने पहले कहा, अभी यही बोलते रहेंगे, इनको बुलवा लीजिए। सर आपके माइक आपके, आप भारतीय जनता, आप बोलिए, आपकी माइक आपके ऊपर है, आवाज आपकी जा रही है। ITI की जो दुर्घटना हुई, मैंने पहले कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। जांच जारी है और मुख्यमंत्री जी ने भी और हम लोगों ने लगातार ये कहा है, जो भी दोषी है उसको दंडित करना हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन कुछ लोग उस पर राजनीति करने पर आमादा हैं। गजब की बात यह है कि इस प्रदेश में हमने जो काम किए उनको महाशय नकारने पे आमादा हैं। ये कह रहे हैं कि एक भी आदमी को आयुष्मान में लाभ नहीं मिला। मैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आज भी जाने वाला था, पिछले सप्ताह होकर आया था। प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा लोग वो आयुष्मान योजना के लाभ पात्र हैं, उनको लाभ मिल रहा है। प्रदेश में 60-65 हजार नौकरियां, सरकारी नौकरियां। अब मुझे कहने सर इतना टाइम और भी लोगों को मेरी आप मेरे सवाल के जवाब दे रहा हूं। कर क्या रहा हूं? ये कह रहे हैं, ये कहते हैं नौकरियां नहीं दी। सर एक सवाल और था कि ऐसा कौन सा काम है जिसका नींव का पत्थर आपकी सरकार ने रखा, पीएम मोदी साहब ने रखा और उसका रिबन भी आपने काटा? हजारों की संख्या में एक काम, मैं कहता रहा हूं ना, हजारों की संख्या में गिनवाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था एक भी गांव 1000 दिन के अंदर देश में ऐसा नहीं रहेगा जहां बिजली न पहुंची हो। हमने हर गांव में पहुंची। ये देश के अंदर तो बहुत सारे गांव मिल जाएंगे। मैं आता हूं, चौहान साहब आता हूं, चौहान साहब और भी लोग हैं ना। चाह रहा हूं, और भी लोग कह रहा हूं, हमने आप मेरा उत्तर सुनना नहीं। जल्दी सर जल्दी। मैं कह रहा हूं, हमने हरियाणा में पिछली 2 सरकारों ने जितनी सरकारी नौकरियां दी, उससे ज्यादा नौकरियां पारदर्शिता से, ईमानदारी से दी। कुछ लोगों को यह हजम नहीं हो रहा। ईमानदारी से नौकरियां मिली धर्मवीर जी, बिजली हर गांव को मिल गई है, विकास बहुत हुआ है, उज्ज्वला योजना के जरिए बहुत सारा लोगों को फायदा पहुंचा, आयुष्मान योजना के जरिए लोगों को बहुत सारा फायदा पहुंचा, करनाल चमक चुका है, स्मार्ट सिटी बन चुका है। फिर आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं सर? ये जनता की आवाज है कि आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इस बात का प्रमाण मुझे कहने की जरूरत नहीं। यहाँ जो बुरा हाल है जो करनाल का, पूरे लोकसभा क्षेत्र का, वो इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी की सरकार से हर व्यक्ति नाराज है, हर व्यक्ति परेशान है, हर नागरिक यहाँ का दुखी और परेशान। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ से लोग वोट लेकर के दिल्ली चले जाते हैं या सोनीपत चले जाते हैं और इस क्षेत्र में एक ईंट भी नहीं लगाते, कोई सुनवाई नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा इस इलाके के साथ ठगी है, इसके साथ धोखा है। और करनाल की जनता अब ये जो ठगी जो हुई है, ये इस बात की अपनी दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं करेगी। हाँ जी, एक मिनट। जो जनरल डायर थे वो मर गए थे, जो ITI की घटना से दोबारा जनरल डायर बन गए हैं और हर कमरे में खून के धब्बे मिल रहे हैं। और इससे यह साबित होता है इनकी सरकार नकम्मी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे जैसे हर दफ्तर में बुजुर्ग लगा रखी है जिनको जरूरत नहीं थी पेंशन की, पेंशन मिलती है उनको जो जवान बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिली है। जज के घर में 2 बार चोरी हुई है और चौकीदार बताओ कहाँ है? चोरी वाला एक, मैं आ रहा हूँ मैडम। हाँ सर, ये सारों से पूछ रहे बीजेपी ने क्या दिया और कांग्रेस ने क्या दिया, तो मैं अपनी बात इतनी सी कह के खत्म करूंगी कि कांग्रेस ने तो इस देश को सोनिया गांधी दी, प्रियंका गांधी दी, राहुल गांधी दिया, लेकिन मोदी क्या परिवार ने क्या दिया? नीरव मोदी दिया, ललित मोदी दिया और अंबानी की गोदी में बैठा नरेंद्र मोदी दिया। एक मिनट चौहान साहब देते हैं आपका जवाब।
जवाब दे दीजिए, इस पर जवाब दे दीजिए, फिर आपकी शिकायत रह जाएगी। मैं उत्तर केवल इतनी सी बात है, ये नीरव ये जितने मोदियों का इन्होंने जिक्र किया, ये सारे गांधी परिवार की देन है कि नहीं, सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है। कुरैशी जी, अकेले नीरव मोदी और दूसरे लोग नहीं, 34 लोग हिंदुस्तान का पैसा लेकर के बाहर ऐश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, ये आयुष्मान भारत की और उज्ज्वला की बात करते हैं। 2 या 3 सिलेंडर के बाद वो दोबारा भरे नहीं गए, उन्होंने टी टेबल उनका बना लिया। आयुष्मान भारत की ये बात करते हैं, 15 रुपए अभी तक किसी के उसमें नहीं है, और ये यहीं पे खड़े हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का हाल आप जाकर के देख लीजिए, डॉक्टर नहीं है, लोग मर रहे हैं, बार बार मीडिया उसको चला रहे हैं, इनके पास कितना बड़ा झूठ। एक मिनट, जो भी निकले हैं लोग, नंबर दिए, कितने पैसे का फायदा हुआ, ये फायदा हुआ मैं दिखाऊंगा। ये बात कर रहे थे ना कि आईटीआई की जांच दी किसको, ऊपर से आईटीआई के जो घर के जिसकी डेथ हुई लड़के की, उनको तो धमकियां दी जाती हैं, उनको तो दबाव दिया जाता है कि आप कहीं जाओगे नहीं, आप कहीं किसी का प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकते। अगर वहां कोई सद्भावना देने चला गया तो वो इनको तकलीफ, ये खुद तो सद्भावना देने तक नहीं पहुंचे। बच्चे के लिए, एक मिनट, बच्चे के लिए अभी तक इन्होंने एक माफी तक नहीं मांगी, कुछ अनाउंस नहीं किया। हम चाहते हैं उसके छोटे भाई को सरकारी नौकरी दें और उसके परिवार को 31 लाख रुपए अर्जाना दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चौहान साहब ने ये कहा कि मोदी साहब के बढ़ने के बाद बहुत फर्क आया है। फर्क यह है कि उनके जो प्रवक्ता हैं इस मंच के ऊपर अपने विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को चोरू चक्का कहते हैं। फर्क यह है कि लड़कियों को बाथरूम से निकाल कर पीटा जाता है, प्रिंसिपल को, टीचरों को बाथरूम से निकाल कर पीटा जाता है, और तो और इनके सांसद अपने एमएलए को चप्पलों से पीटते हैं। ये फर्क है मोदी सरकार के आने के बाद। जो आईटीआई में हमला हुआ है, आईटीआई का मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है करनाल का। अच्छा, उस पर वहां पर फायर का आदेश किसने दिया और वो क्यों हुआ? वो जो छात्र बेचारा एक मौत के घाट उतरा है, वो मौत के घाट उतरा, वो शहीद हुआ है, वो शहीद हुआ, उसकी शहादत करनाल की जनता याद रखेगी और सबक दिखाएगी। इमराना साहब एक बात कह है, ये बात कह है, अगर इसने आईटीआई मुद्दे पिटिया जाओगे, इस तो बड़ा के पिटोगे भाई, जवाब दे तो मन दे। हाँ, यूं तो इससे बड़ा मुद्दा है नहीं, 2 लठ खा के देखो जी मेरा बटा। मैं चौहान साहब से एक बात पूछना चाहूंगा, हमारा एमपी 5 साल कहाँ रहा? हमारा एमपी 5 साल कहाँ रहा? मैं चौहान साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ, हमारा एमपी कहाँ रहा 5 साल? एमपी भाई साहब, 100 साल बाद जलियांवाला बाग बनाने काम किया बीजेपी ने, कार्रवाई। आयुष्मान वाली बात हो रही थी ना जी। 1 मिनट, आयुष्मान वाली बात कर। हाँ जी, ये अच्छा, ये मुद्दा है या नहीं है करनाल में? नहीं अभी तो जब उठ रहा है तो है, देखिए ये डाटा है। गिनाओ मत, आपकी बात पर यकीन कर लेगी जनता, बता दीजिए। कृष्णन एक नाम है, इनका फोन नंबर भी है, 30,000 का फायदा हुआ, 30,000 का एक और फायदा हुआ। संजय कुमार को कितने लाख लोगों को हो गया फायदा? 10,000, चलती को हुआ 40,000, खजानी का हुआ 5,000। हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं करवाई, वो बैठ लीजिए प्लीज, बैठ लीजिए। फायदा हुआ, ये नंबर भी ठीक है। ये भाई साहब दिखा रहे हैं फायदा हुआ है बहुत सारा आयुष्मान के जरिए, और ये दिखा रहे हैं कुछ, ये देखिए फायदा और ये नुकसान। कुल मिला के मूल मसला क्या है कि हमारे विरोधियों को टेंशन ये है कि देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, इसलिए किसी एक विषय से बाहर डिबेट को जाने नहीं देना चाहते। हम विकास की बात कर रहे हैं, हमने प्रदेश को आगे बढ़ाया, हमने प्रदेश में ईमानदारी से शासन चलाया, चोरी चकारी बंद की, और सारे लोग जिनको इस सरकार की पारदर्शिता से परेशानी है, वो सारे के सारे चोर उचक्के लोग इकट्ठे होकर के गठबंधन कर रहे हैं। कुछ लोग जो नहीं बोले, शिकायत नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है बीजेपी के प्रवक्ता से, ये जितनी ईवीएम पकड़ी जाती है, इसमें किसी को भी वोट डाले वो सारी बीजेपी के पास क्यों जा रही है? ये क्यों? ऐसा नहीं होता, वैसा कहीं नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं। देखिए, ईवीएम का जब भी सवाल आता है ना, तो हारी हुई पार्टी रोती है। क्यों रोती है भाई? बीजेपी कभी नहीं रोई, ठीक है ना। और जो व्यवस्था हो रही है ना सरकारी उसमें, ठीक है, वैसी व्यवस्था कभी भी नहीं थी। करप्शन का गढ़ बना हुआ था ये हिंदुस्तान। भाई साहब 1 मिनट, कुछ और। हाँ मैम, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल में एडवोकेट हूँ, और मैं यहाँ पे अभी कोई 1-1.5 महीने पहले 8 जॉब निकली थी पीएन की, उसके लिए 15,000 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें से, मेरी बात सुनिएगा, जिसमें से 8 बच्चे सिलेक्ट हुए, जिसमें से 2 बच्चे हरियाणा के और बाकी सारे आउट ऑफ स्टेट। ये जो बच्चे अब नौकरी के लिए आए एकदम जवान नहीं हो गए, ये कांग्रेस के टाइम में भी थे। लेकिन वक्त
तो आपके टाइम का है। मेरे ब्रदर ने एनआईटी कुरुक्षेत्र से बीटेक किया, 9 पॉइंटर है मैकेनिकल से, उसे जॉब नहीं मिली सरकारी। भाई साहब एक बार, जो ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, एनएसएसओ सरकारी एजेंसी का डाटा है कि भारत में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 7.2% इन द मोदी गवर्नमेंट। ये अपने बच्चों को भी चौकीदार बनाएंगे या पकोड़े तलवाएंगे या उनको नेता बनाएंगे? गरीब के बच्चे को चौकीदार बनाएंगे? यार कभी तो ये गऊ की बात करते हैं, हनुमान को दलित की बात करते हैं, और वो तिरंगा की जगह ये बगमा लहराते हैं। कोई और जो नहीं बोला हो, जिनकी शिकायत न रह जाए कि मुझे बोलना है, जो नहीं बोलो भाई साहब, जो बोलिए, आप तो बोल लिए। भाई साहब मैंने है ना अश्विनी चोपड़ा को वोट दी थी, आज तक मैंने उसके दर्शन नहीं किए, उसने विकास कहाँ से करते हैं? यहाँ से खत्म करते हैं। सांसद के दर्शन लोगों को नहीं हुए, क्या इसलिए उनको दोबारा टिकट नहीं दिया यहाँ से? देखिए, सांसद हो सकता है जितना उनको यहाँ उपलब्ध रहना चाहिए था वो न रहे हों। उनको टिकट न देने की वजह भी सबको मालूम है कि उनको कैंसर हो गया आखिरी 1.5 वर्ष में, वो उपचार के लिए चले गए। हमने टिकट नरेंद्र मोदी को दिया है, हमने करनाल के एक बेटे को टिकट दिया है, वो चुन करके लाल किले की तिरंगे की डोर नरेंद्र मोदी को थमाने जाएगा, और ये जो चोर उचक्कों के गठबंधन है इनको हम परास्त करेंगे। ये जो जुमलेबाजी बहुत हो गई कुरैशी, जुमलेबाजी बहुत हो गई, चौकीदार वाकई में चोर है। और एक बात, राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के अंदर जाके बोलते हैं 10,000 पत्थरबाजों को छोड़ने के लिए कि ये हमारे बच्चे हैं, और यहाँ पे इन पे 47 से गोलियां चलाते हैं। ये किसके बच्चे हैं? चौकीदार चोर है। बहुत संक्षेप में, करनाल के लोगों को क्या चाहिए? करनाल के लोगों को, 1 मिनट सर, 1 मिनट, बहुत संक्षेप में, करनाल के लोगों को 3 ऐसे काम सबसे पहले, अगर इनेलो का प्रत्याशी यहाँ से जीतता है तो कौन सा करवाएंगे करनाल के लिए आप? जो सबसे पहले मुख्यमंत्री ने 2 झूठी या अधूरी घोषणाएं की हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी की और वेस्टर्न बाईपास की, उसको हमारी सरकार बनने पर कंप्लीट किया जाएगा। तीसरे, जो भी इस इलाके की मूलभूत समस्या बेरोजगारी है, जो लोगों सरकार की तरफ आस लगाए देखी है, इन्होंने जितना भाई भतीजावाद खुद फैला रखा है, कहते तो ये दूसरों के लिए है, खुद भाई भतीजावाद फैला करके नौकरियां अपने चहेतों को दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए आप इसमें आरटीआई में निकलवा लीजिए, कम से कम 20,000 आउटसोर्सिंग की नौकरी संघ के कार्यकर्ताओं को दी गई है। जेजेपी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो क्या मिलेगा सबसे पहले करनाल को? सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली 1 रुपया यूनिट, और किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट, और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार। सबसे पहले हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, उस रोजगार की व्यवस्था करवाएंगे। हमारे किसान जो आज आत्महत्या कर रहे हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं है, उस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लाने का काम करेंगे। और तीसरा, जो सबसे जरूरी, रोजी, कपड़ा और मकान, उसकी व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी है, वो करने का काम करेंगे। कांग्रेस का प्रत्याशी अगर जीतता है यहाँ से तो कई लोग ढूंढते तो नहीं रह जाएंगे, क्या मिलेगा सबसे पहले करनाल को, क्या देंगे? कांग्रेस के प्रत्याशी पहले भी यहाँ 10 साल कांग्रेस का सांसद रहा है। देखिए मजे की बात, सारे काम उन्होंने किए। इनका सांसद बोलता है जो 5 साल में था, अगली बार मुझे वोट दोगे तो मैं स्टेडियम बनवाऊंगा। ये तो इनकी हालत है। नहीं, हमने जो मैनिफेस्टो में कहा, सबसे पहले राष्ट्रीय नीति के हिसाब से हम सारे काम करेंगे, न्याय योजना यहाँ पे लागू करेंगे, किसान को मजबूत करने का काम करेंगे, चाहे उसकी कर्ज माफी के साथ और दूसरी सारी सुविधाएं जो हमने 72,000 का वादा किया उसको पूरा करेंगे। चौहान साहब, 3 ऐसे काम जो करनाल में और होने चाहिए, आपके प्रत्याशी फिर से जीतता है। 2 वाक्य उससे पहले, लड़ाई सीधी सी 72 और बेहतर भारत में से है। करनाल के लोग 72 का लोभ देने वालों की तुलना में बेहतर और बेहतरीन भारत के लिए नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। एक बात, चौकीदार को लेकर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने चौकीदार को चोर कहा। हम ये कहते हैं हम सबके सब देश के हित में चौकीदार हैं। ये चोर वो है, नासिर भाई, चोर वो है जो इनके नेता अदालतों से जमानत पर हैं। मुझे कहने दीजिए, जो अदालत से जमानत पर छूटे हुए हैं, चोर वो हैं। और चोर वो हैं जिनको सजा दी अदालतों ने, वो हमारे खिलाफ चोर इकट्ठे हो रखे हैं। इन्होंने भाजपा प्रवक्ता जितने भी बोल रहे हैं ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कल्पना चावला मेडिकल नाम कांग्रेस पार्टी ने दिया था, इन्होंने दीन बंधु कर दिया, कोई काम नहीं किया। वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे थे।
करनाल के मुद्दों को लेकर हमने बात की, देश के मुद्दों को लेकर बात की। आखिर में यही कहेंगे कि देश में चुनाव हो रहा है, बहुत सोच समझकर अपना वोट दीजिए, क्योंकि वक्त अब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और अपने लिए एक सांसद अच्छा चुनिए जो अच्छी है और भविष्य की अच्छी सरकार को दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।